बेटा हिजड़े राजा नहीं बनते, और हस्त मैथुन जनरेशन कट्टा नहीं पकड़ सकती। किसी लड़की ने मुझसे आज तक नहीं कहा, इसीलिए आजकल इस देश में लड़कियां राज कर रही हैं। लड़कों को ये भिखमंगे लड़के, ऐसे मीर जफरवा कहता था क्लाइव से, साहब राजा बना दो। जैसे तुम हमसे कह रहे हो, ऐसे ही मीर जफरवा, मीर कासिम, ऐसे ही हिजड़ों ने इस देश पे कब्जा करवा दिया। साहब कट्टा नहीं मिल रहा है। महमूद गजनी मारा तो पटक पटक के, महमूद गजनी मारा, फिर वो कौन मारा, मोहम्मद गौरी मारा, फिर एक और कई सारे 4-8 लोग हैं। तुम ही लोग गए होगे बाबूजी कट्टा दिलवा दो, मारा होगा 2-3 हाथ खींच के। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। तो चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी विपिन चंद्रा, चैप्टर नंबर 3, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, प्रशासनिक संरचना और आर्थिक नीतियां, इस किताब का तीसरा चैप्टर। और इतना प्यारा चैप्टर, सारे चैप्टर अपने आप में बेमिसाल है, पर इस किताब के 2 चैप्टर खत्म हो गए, 2। इस किताब के 2 चैप्टर खत्म हो गए, और आशा करता हूं कि उन 2 चैप्टरों ने आपकी सोच, आपके पढ़ने के तरीके, आपके सोचने के तरीके सब में बदलाव किया होगा। और अगर इस 2 चैप्टर ने आपकी सोचने के तरीके में, आपके पढ़ने के तरीके में बदलाव किया है, तो प्रेम से बोलिए जय हिंद। क्योंकि सबसे ऊपर है राष्ट्र। सबसे ऊपर है राष्ट्र, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं। राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं। इस राष्ट्र से हमारा वजूद है, इस राष्ट्र से हमारा जीवन है। इस राष्ट्र ने हमें सब कुछ दिया है। आप बस YouTube पे ये प्रोग्राम करते जाइए, ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सोचो कैसे कैसे ये व्यापारी भारत आए, कैसे इन्हें भारत की दशा का अंदाजा हुआ, कैसे आपने पढ़ा, मतलब कैसे धीरे धीरे इन व्यापारियों ने भारत की स्थिति को समझकर भारत पर कब्जा कर लिया। मतलब अगर आपने वो पूरा कोर्स मेरा पढ़ा होगा, क्लाइव से लेकर डलहौजी तक, तो आपके बड़े सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ? आपके बड़े सारे डाउट, बड़े सारे, 1-2 डाउट नहीं, बड़े सारे डाउट क्लियर हो गए कि यार दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो समझ है। क्लाइव क्या किया इसने? फाउंडेशन रखा। फाउंडेशन को मजबूत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। और कॉर्नवालिस ने। इस मजबूत फाउंडेशन पे महल किसने बनाया? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। कोई मुझसे कह रहा था लॉर्ड मत लिखा करिए। अरे पूरा देश इनको जिल्ले इलाही कहा है, मेरे लॉर्ड कहने ना कहने से क्या होता? 200 साल शासन किया इन्होंने। लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड हेस्टिंग,
मेरे लॉर्ड कहने ना कहने से क्या होता है? तुम्हारे भारत के राजनेता जब विदेश जाते हैं तो लॉर्ड ही लगाते हैं, इनको मना करो पहले। हैं? इस महल को सजाया किसने? विलियम बेंटिक ने। और किसने सजाया? डलहौजी ने। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम इसका क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि, प्रयागराज मत लिख देना, 1765। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सालबाई। सालबाई की संधि 1782। और जुडिशियल रिफॉर्म्स, प्रशासनिक न्यायिक सुधार, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? क्रिपल्ड टीपू। टीपू को अपंग कर दिया। और परमानेंट सेटलमेंट। चाचा, लॉर्ड वेलेस्ली का सबसे प्रमुख काम क्या है? सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड हेस्टिंग का सबसे प्रमुख काम क्या है? एंड ऑफ मराठा पावर। विलियम बेंटिक का काम क्या है? सेटिस्फैक्शन। किसको? एजुकेटेड मिडिल क्लास को। एजुकेटेड मिडिल। और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन, आधारभूत संरचनात्मक क्रांति। इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन, ये देखो, बेटा हिजड़े राजा नहीं बनते। और हस्तमैथुन जनरेशन कट्टा नहीं पकड़ सकती। किसी लड़की ने मुझसे आज तक नहीं कहा, इसीलिए आजकल इस देश में लड़कियां राज कर रही हैं। लड़कों को ये भिखमंगे लड़के, ऐसे मीर जफरवा कहता था क्लाइव से, साहब राजा बना दो। जैसे तुम हमसे कह रहे हो, ऐसे ही मीर जफरवा, मीर कासिम, ऐसे ही हिजड़ों ने इस देश पे कब्जा करवा दिया। साहब कट्टा नहीं मिल रहा है। महमूद गजनी मारा तो पटक पटक के, महमूद गजनी मारा, फिर वो कौन मारा? मोहम्मद गौरी मारा, फिर एक और कई सारे 4-5 लोग हैं। तुम ही लोग गए हो गए, बाबूजी कट्टा दिलवा दो, मारा होगा 2-3 हाथ खींच के। ये जो नपुंसकता की एक वो है ना श्रृंखला, पुरुष ये पूछेगा कि मुझे राजा के, जंगल में शेर पूछेगा कि मैं राजा कैसे बनूंगा। अगर जंगल में शेर ये पूछने लगे कि मैं राजा कैसे बनूंगा, तो वो सियार है, लोमड़ी है, कुत्ता है। सिर्फ जंगल में कुत्ते पूछते हैं, सियार लोमड़ी, कि राजा कैसे बना जाए। जंगल में राजा कभी नहीं पूछता कि, सिंह कभी नहीं पूछता कि राजा कैसे बना जाए, फाड़ डालेगा। ऐसे वो हिजड़ा रहा होगा मीर जाफरवा, ऐसे वो हिजड़ा रहा होगा मीर जाफरवा। ऐसे कहा होगा अंग्रेजों से, बाबूजी है कट्टा पकड़ लेते कायदे से हाथ में, तो गर्लफ्रेंड भागती है। तो बेटा हिजड़ों वाली बात मत करो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये हिजड़ों का देश नहीं है, समझे? तो जितने हिजड़े हैं वो जो है लाल बत्ती पे दिल्ली में आ जाएं, वहां अलग से राजा बनाया जाता है। देखो देखो, अब अगर तुम ये डायग्राम बना लिए होगे, अगर तुमने डायग्राम बना के और इसको डाइजेस्ट कर लिया होगा,
इस डायग्राम को अगर तुमने बना के डाइजेस्ट कर लिया होगा दोस्त, कम से कम 50 प्री के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में घूम रहे होंगे। 50, कम से कम 50 प्री के क्वेश्चन तुम्हारे अंदर घूम रहे होंगे, और कम से कम तुम 10 मेंस का आंसर लिख सकते हो। है? नहीं लिख सकते? ऐसे इसको हजम किया कि नहीं किए? और हजम करने का सबसे प्यारा तरीका क्या है? किसी को समझाओ यार, किसी को पढ़ाओ, किसी की मदद करो। एक सूत्र लिखकर अपने मेज पर रख लो। कुछ सूत्र हैं, उसको लिख लो। न चौरहार्यम न भ्रात भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार। न भ्रात भाज्यम न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न च भारकार। वे करते वर्धते, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। वे करते वर्धते ओम नित्यम, रोज। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, है ना? तो ये पूरा दूसरे चैप्टर का पूरा एसेंस था। तो हम इसमें से अब शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर, मॉडर्न इंडिया। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो इसका हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ये प्रशासनिक संरचना और आर्थिक नीतियां। किताब खोल लो और किताब खोल के बैठो, और जितनी हेडिंग है सारी हेडिंगों पे अलग अलग चर्चा होगी। तो तीसरी हेडिंग शुरू करते हैं, प्रशासनिक संरचना और आर्थिक नीतियां, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब प्रशासन का काम क्या है? गवर्नेंस एट एडमिनिस्ट्रेशन। और पोटेंशियल प्लस रिक्वायरमेंट, यह फॉर्मूला है प्रशासन को समझने का। क्षमता और आवश्यकता के सिद्धांत पर प्रशासन का निर्माण होता है। यह लिख लेना। क्षमता और आवश्यकता के सिद्धांत पर प्रशासन का निर्माण होता है। कहोगे गुरुजी एग्जाम्पल बता देना। बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल, ना क्षमता और ना आवश्यकता। ऋग्वैदिक काल, ना क्षमता ना आवश्यकता। क्षमता क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्षमता क्यों नहीं? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण। अब बेचारा रिक्शा वाला टैक्स दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि जितना कमाता है पर दिन उतना उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। जितना वो कमाता है उतना उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। तो क्षमता नहीं है, क्षमता भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्योंकि ट्राइब को चलाना है। ट्राइब यानी परिवार, फैमिली। तो यहां पर तुमको प्रशासनिक संरचना नहीं मिलेगी। देखो खेल, कहते हैं ना, किसी सिद्धांत को अगर समझ गए और फिर उसको लगा। मैथ में यार हम यही तो करते थे। मैथ में हम करते क्या थे? हम किसी फार्मूले को समझते थे और फिर उसी फार्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो प्रशासन का ये
फॉर्मूला है क्षमता और ऋग्वैदिक काल, ना क्षमता ना आवश्यकता। क्षमता क्यों नहीं? क्षमता क्यों नहीं? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। रिक्शा वाले की अर्थव्यवस्था, वो टैक्स दे ही नहीं सकता, और जहां टैक्स नहीं वहां राज्य नहीं, जहां राज्य नहीं वहां प्रशासन नहीं। तो यहां पे कौन चला रहा है? ट्राइबल समितियां एंशिएंट इंडिया में पढ़ाएंगे। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, क्षमता पैदा हो गई, पोटेंशियल इज बॉर्न, क्वेश्चन मार्क लगाओ। आवश्यकता पैदा हो गई, रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो बॉर्न, लगाओ खटाक से क्वेश्चन मार्क। पता है हमारे स्कूलों ने हमको बस एक चीज नहीं सिखाया, ये क्वेश्चन मार्क लगाना। सो गया दिमाग, दिमाग सो गया। सो गया दिमाग, खत्म हो गया। हमारा स्कूल सिर्फ एक चीज पे ध्यान देते रहे, परसेंटेज 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 परसेंटेज। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर तुम देखो तो उसमें एक बदमाश की व्यक्तित्व तो देखो, और एक डॉक्टर, डॉक्टर रुस्तम बन गए डॉक्टर, टॉपर, लेकिन मरे हुए। बन गए टॉपर, मेडिकल के टॉपर, लेकिन व्यक्तित्व नहीं है, क्षमता नहीं है। बस वही हाल आज इस देश में हुआ। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, वो परसेंटेज के चक्कर में नौकर बन गए। नौकरी परसेंटेज, नौकरी परसेंटेज विवाह, नौकरी परसेंटेज विवाह। क्षमता, पोटेंशियल पैदा हो गई। कैसे पैदा हो गई? आयरन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था पैदा हो गई। इस कृषि अर्थव्यवस्था ने क्या कर दिया? क्षमता पैदा कर दी। किसकी? टैक्स की। और क्षमता, आवश्यकता कैसे पैदा हो गई? जनपद, राज्य पैदा हो गया। यहां क्या है? कुरु कबीला है। यहां क्या है? कुरुक्षेत्र राज्य है। तो क्षमता भी पैदा हो गई, आवश्यकता भी पैदा हो गई, तो ब्यूरोक्रेसी भी पैदा हो गई। 12 रत्निन, 12 रत्निन। फिर तुम आओ बुद्ध काल, बुद्धा पीरियड, क्षमता बढ़ गई, क्षमता इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन। आवश्यकता भी बढ़ गई। आवश्यकता कैसे बढ़ गई? महाजनपद, बड़े बड़े राज्य पैदा हो गए। कौन? मगध। बेटा ये चीज मुझसे सीख लो तुम। ये चीज हमसे सीख लो। बेटा जंगल में शेर नहीं पूछता राजा कैसे बने, सिर्फ हिजड़े पूछते हैं। कुत्ते, कुकुर, सियार, बिलार, ऐसे हमारे समाज में भी सिर्फ हिजड़े पूछते हैं राजा कैसे बने। बेटा आओ, जैसे जंगल में सिर्फ कुकुर, सियार ये सब पूछते हैं कि राजा कैसे बने, ऐसे मानव समाज में भी बेटा तुम राजा पैदा हुए हो। बेटा हमारी नजर में तुम राजा ही हो। प्रश्न पूछ के जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? है? मजा आ रहा है। एक दिन तो यार देखेंगे ही तुम्हारा इस पे। वही मैंने कहा, ये देश हिजड़ों का देश कैसे हो गया? इस देश का युवा ये सवाल कैसे कह सकता है, जिसके पैदा होते ही माँ ने रोली। माँ से भी जाके पूछो, तुम्हारी अम्मा ने भी तो बचपन में तुमको लोरी सुनाई थी, राजा बेटा सो जा, क्योंकि वो जानती थी कि तुम राजा पैदा हुए हो।
उसको क्या पता था कि तुम हिजड़े पैदा हुए हो, कि तुम बड़े हो गए, लोगों से पूछोगे भैया राजा कैसे बने। इस देश की लगभग हर मां ने, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस देश में, जिस देश में माएं अपने बच्चे को पैदा होते ही राजा बेटा कहती हैं, वो राजा बेटा किसी से पूछ रहा है राजा कैसे बने। देखो, फिर आया मौर्य काल, मौर्य पीरियड। मजा आ रहा है बेटा, कभी कभी जो है ना इंटरैक्शन भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मौर्य काल में क्या हुआ? क्षमता और बढ़ गई, क्षमता और बढ़ गई। प्रमोशन टू सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण को और बढ़ावा मिला। है? तो यहीं पर क्या हुआ? अब देखो, इस फॉर्मूले को अगर तुम समझ गए तो जो तीसरा चैप्टर में समझाने जा रहा हूं वो तुम समझ जाओगे, वो तुम तुरंत समझ जाओगे। अब देखो, मौर्य काल में सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण को बढ़ावा मिल गया, तो यहीं पे पैदा हुई क्या? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र ने क्या कहा? सप्तांग सिद्धांत। देखो, ये प्रशासन किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? ये सिद्धांत लिख लो। देखो, प्रशासन का ये सिद्धांत है, पोटेंशियल और रिक्वायरमेंट, क्षमता और आवश्यकता। ये देखो एग्जाम्पल, ये पूरा ग्राफ बना लो कि प्रशासन का सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल और रिक्वायरमेंट पे, क्षमता और आवश्यकता। देखो, पूरा ग्राफ बना के दे दिया। ऐसे यहां क्षमता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो प्रशासन भी नहीं, तो मैनेजमेंट कैसे चल रहा है? ट्राइबल असेंबलीज के द्वारा। यहां क्षमता पैदा हो गई, लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, क्षमता पैदा हो गई किसकी वजह से? कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था किसकी वजह से पैदा हुई? लौह क्रांति। तो जनपद पैदा हो गया, राज्य पैदा हो गया, आवश्यकता भी पैदा हो गई। तो जब क्षमता और आवश्यकता दोनों पैदा हो गई तो प्रशासन भी पैदा हो गया। 12 रत्निन, बुद्ध काल, क्षमता बढ़ गई, द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद पैदा हो गया। मगध, अमात्य, स्थायी सेना, निरंकुश राजा। मौर्य काल, क्षमता और बढ़ गई, द्वितीय नगरीकरण और बढ़ गया, साम्राज्य पैदा हो गया, इकोनॉमी और अंपायर। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जहां भी नेसेसिटी होगी वहां इन्वेंशन होगा। तो तुम मौर्य काल में देखोगे अर्थशास्त्र पैदा हो गई, और अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है? सप्तांग सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? सप्तांग सिद्धांत। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर, विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा, थर्ड चैप्टर, क्लास 12th, ओल्ड एनसीईआरटी। चैप्टर का संबंध किससे है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्षमता, कौन सा सिद्धांत लगाएंगे? पोटेंशियल एंड रिक्वायरमेंट।
ये सिद्धांत लगाएंगे। मैंने अब तक तुम लोग को 3-4 सिद्धांत दे दिए। तीन चार। जैसे एक सिद्धांत मैंने तुम्हें क्या दिया, P इज टू P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब एक सिद्धांत यहां ले लो, कौन सा, पोटेंशियल और रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है क्या, प्रशासनिक संरचना। अब 1757 से 1857 ये देश किसके हाथ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, लाभ। बस इसी को ध्यान में रख के वो प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का नियमन करेगी, बनाएगी। सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखेगी। 1757 से 1857 भारत में किसका शासन है, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। तो उसकी जो प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां होंगी वो इस प्रॉफिट को ध्यान में रख के बनेंगी। और 57 से 58 तक पहला पैराग्राफ यही है, नीतियों में बहुत बदलाव आए, मैनी चेंजेस इन द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी की नीतियों में बहुत बदलाव आए, लेकिन बट तीन चीजें स्थिर रही। 1757 से 1857 कंपनी की नीतियों में बहुत बदलाव आए, लेकिन तीन चीजें स्थिर रही। पहला क्या स्थिर था, थ्री थिंग्स, थ्री ऑब्जेक्टिव्स रिमेन्ड स्टैग्नेंट। स्थिर, पहला ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। किसका का प्रॉफिट बढ़ाना है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है। यह पहला ऑब्जेक्टिव। सारी नीतियां इन तीन ऑब्जेक्टिव के चारों तरफ घूमती रही। पहला ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। भारत का जो पोजीशन है, भारत पर जो कब्जा है, उसको ब्रिटेन के लोगों के लिए भारत पर जो कब्जा है वो ब्रिटिश लोगों के लिए कैसे लाभकारी बनाया जाए, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव। और तीसरा ऑब्जेक्टिव कि भारत पर कब्जा बरकरार रहे। ये तीन ऑब्जेक्टिव परमानेंट रहे। 1757 से 1857 तक बड़ी सारी नीतियां आई, बड़ा सारा नीतिगत परिवर्तन हुआ, लेकिन तीन ऑब्जेक्टिव स्टेबल रहे। पहला ऑब्जेक्टिव, कंपनी का लाभ बढ़ता रहे, डिविडेंड बढ़ाना है ना, 8% से 10%, 10% से 12.5%, तो कंपनी का लाभ बढ़ता रहे जिससे शेयर होल्डर विरोध ना करें। अब शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, शेयर होल्डर क्यों विरोध करेगा। ब्रिटिश पीपल के लिए प्रॉफिट, मतलब भारत की जो उपलब्धि है वो ब्रिटेन की जनता के लिए भी लाभकारी हो। और तीसरा, भारत पर कब्जा बरकरार रहे। और इन तीनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, एम्फोसिस, वो था लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था।
ये पहला पैराग्राफ है। अब बेटा हिंदी में बनाएंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे तो हिंदी में बोलेंगे। ये पहला पैराग्राफ है। 1757 से 1857 कंपनी का शासन भारत में। कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। राज्य का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर। कंपनी जो भी नीति बनाएगी इसको ध्यान में रख के बनाएगी। और 1757 से 1857 तक कंपनी की नीतियों में बहुत परिवर्तन आया, लेकिन तीन ऑब्जेक्टिव बरकरार रहे, स्टैग्नेंट रहे, सेम रहे। पहला ऑब्जेक्टिव, कंपनी का लाभ बढ़ता रहे, इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर खुश रहेंगे। भारत की जो उपलब्धि है वो ब्रिटेन के लोगों के लिए लाभदायक हो जाए, पार्लियामेंट में कोई विरोध नहीं करेगा, भारत पर कब्जा बरकरार रहे। और इन तीनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा एम्फोसिस किस पे रहा? लॉ एंड ऑर्डर पे।